नमस्कार दोस्तों, पूनम एजुकेशन में आपका स्वागत है। आपने अगर 2021 का सीटेट एग्ज़ाम दिया है तो आपको पता होगा कि 2021 में फ़र्स्ट टाइम ऑनलाइन सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें कि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने क्लियर किया है और कुछ लोगों का रह गया। तो आज हम 2021 के सीटेट पेपर 1 को सॉल्व करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह के क्वेश्चन आए थे और उसमें आपके राइट आंसर क्या थे। अगर आपने सीटेट 2021 नहीं दिया है तो आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, जिससे कि आपको एक अंदाज़ा लग जाए कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर आता है और आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठकर किस तरह पेपर अटैम्प्ट करना है। देखिए दोस्तों, जो मेरे पास पेपर है ये मेरे पास लेवल 1 का है। लेवल 1 है जो कि फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए पीआरटी के लिए होता है। और दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जो मेरे पास क्वेश्चन पेपर है ये 20 तारीख का है, यानी कि 20/12/2021 का क्वेश्चन पेपर है मेरे पास। और जो शिफ्ट थी वो 9:30 से 12 बजे वाली शिफ्ट थी। और जो ये स्टूडेंट है उसका जो लैंग्वेज फर्स्ट है हिंदी एंड लैंग्वेज टू इंग्लिश है। और दोस्तों, आपके मन में क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि जो ऊपर था वो क्या था। इसके ऊपर जैसे ये 3 कॉलम दिए हैं 1, 2, 3, इसी तरह ऊपर भी 3 कॉलम थे। उसमें बच्चे का रोल नंबर, बच्चे का एप्लीकेशन नंबर और बच्चे का नाम था, जो कि मैंने हाइड कर दिया है क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये एग्ज़ाम मुझे दिया है अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर उसने बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट के साथ दिया है। तो हम किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐसे साझा नहीं कर सकते, यानी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती, जिसके लिए आप मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगी और आंसर्स दिखाऊंगी, जिससे कि आपको आने वाले क्वेश्चन पेपर होगा जो आपका एग्ज़ाम होगा 2022 का सीटेट, उसमें आपको हेल्प मिले। दोस्तों, आज हम इसमें वैसे तो क्वेश्चन 150 हैं, जिसमें कि हम ओनली 30 क्वेश्चन करेंगे, जो कि आज हम सीडीपी का पोर्शन सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट जो होगा उसमें हम बाकी हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो मैं इसके नेक्स्ट पार्ट भी बनाऊंगी। चलिए, बहुत ज़्यादा हो गया बोलना, वरना आप बोर हो जाओगे। चलिए क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह के क्वेश्चंस आए थे एग्ज़ाम में। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये है हमारा शिक्षार्थियों। हाँ, मैं आपको उससे पहले एक बात और बताना चाहूँगी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो आपका ग्रीन से है ये आपका आंसर है, और जो रेड वाले हैं बाकी वो मतलब कि रॉन्ग आंसर थे, यानी कि ऑप्शन आपके रॉन्ग थे। और बाकी आपको यहाँ पर आपको वो दिया है क्वेश्चन टाइप, किस टाइप का एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। और यहाँ पर आपको दिया है कि आपने कौन सा ऑप्शन चूज़ किया था, और यहाँ पर आपको मार्क दिया है, यानी कि अगर आपने सही क्वेश्चन का जो आंसर है चूज़ किया होगा तो आपको 1 मार्क मिलेगा, और अगर रॉन्ग होगा तो आपको 0 मार्क मिलेगा। ये मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि सही पर कैसे मार्क मिलता है। आपको यहाँ पे 1 दिख जाएगा लिखा हुआ है। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मैं आपको डीपली नहीं बताऊंगी, यानी कि क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं करूंगी। अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, नेक्स्ट टाइम से मैं क्वेश्चन भी आपके लिए सॉल्व करूंगी। चलिए देखते हैं। जैसे कि हमारा जो फर्स्ट है वो क्या है, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य और असफलता अस्वीकार्य लक्ष्य, आत्मपराजित लक्ष्य, असफलता से बचने वाले लक्ष्य। तो इसका आंसर हमारा फर्स्ट ठीक है। बच्चे ने यहाँ सेकंड चूज़ किया है, जिसके लिए उसको 0 मार्क मिला है, कोई मार्क नहीं मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग किए जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है। ऐसे फर्स्ट है हमारा, ऐसे उदाहरणों का प्रयोग करना जिसमें लड़के और लड़कियां गैर परंपरावादी भूमिकाओं में दिखाई दें।
कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था करना, जेंडर पक्षपात को चुनौती देना, जेंडर भेदभाव पर चर्चा करना। देखिए दोस्तों, बाकी सब तो क्या नेगेटिव है, बस बाकी सब तो अच्छी हैं हमारी, मतलब कि पॉजिटिव वे में है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी एंड ये भी पॉजिटिव है। क्या है नेगेटिव हमारा यही है कि हम लड़के लड़की को अलग बिठाएंगे तो हम तो इसमें बढ़ावा दे रहे हैं, जो हमारी रूढ़िवादिता है उसको बढ़ावा दे रहे हैं, हमें उसे कम करना है। तो ये हमारा सही आंसर है, बच्चे ने सेकंड ही चुना है, आप देख पा रहे होंगे, तो उसे 1 नंबर मिला है। चलिए अब इसी तरह नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है? फर्स्ट है हमारा प्रारंभिक अवस्था, सेकंड हमारा युवा अवस्था, थर्ड जन्म पूर्व का समय और फोर्थ है मध्य बचपन। तो इसका जो आंसर ठीक था, फर्स्ट ठीक था, प्रारंभिक अवस्था, आपने देख लिया होगा और बच्चे ने भी यही चुना है। नेक्स्ट है हमारा शीर्षगामी, अभी आपको क्लियर नहीं दिख पा रहा होगा, 1 मिनट। शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है? फर्स्ट है संज्ञानात्मक विकास, सेकंड नैतिक विकास, थर्ड गामक विकास, फोर्थ भाषा विकास। तो आपको पता होगा कि गामक विकास होता है इसका आंसर, तो बच्चे ने सही लगाया है और उसको नंबर मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं? समायोजन, समाजीकरण, संगठन, आत्मसातीकरण। तो इसका आंसर जो आत्मसातीकरण ठीक था, पर बच्चे ने हमारा चुना है, ऑप्शन में आपको दिख रहा है 1 समायोजन, तो इसका गलत हो गया, इसलिए इसको यहाँ पे नंबर नहीं मिला है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर मैं वीडियो बहुत लंबा कर रही हूँ तो आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, नेक्स्ट में मैं ट्राई करूँगी कि ज़्यादा लंबा ना हो। चलिए देखते हैं, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेती हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत छोटा है, आपको शायद ना दिखाई दे। देखिए, रचिता एक गणित अध्यापिका अपने कक्षा की भाषा कथन वाले प्रश्नों में सही प्रक्रिया पहचानने में त्रुटियों का विश्लेषण कर रही है, इसके पीछे उसका क्या उद्देश्य है? अब ऑप्शन दे रखे, त्रुटि सुधार के लिए अभ्यास वाले अधिक प्रश्न देना, ये तो बिल्कुल नेगेटिव है, इसको नहीं हो ही नहीं सकता। अधिक त्रुटियों वाले छात्रों को दंड स्वरूप अधिक प्रश्न देना, ये भी गलत है। अधिक त्रुटियों वाले छात्रों को कम त्रुटियों वाले छात्रों से पृथक करना, हम पृथक तो कभी करते ही नहीं है, एक शिक्षक कभी पृथक नहीं करता स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट है त्रुटि को समझना, क्योंकि वे छात्रों के चिंतन को समझने में मदद करती हैं। बिल्कुल सही, ये आंसर बिल्कुल सही है, आपको पढ़ने में भी लगेगा, अगर आप एक शिक्षक हैं, आपने पढ़ा है सीडीपी, तो आपको देखने में लगेगा कि जो सही आंसर होते हैं वो ना बहुत टाइम तो ऐसे ही निकल जाते हैं कि जो बाकी ऑप्शन तो बहुत ही बिना मतलब के होते हैं, जो कि आप यूं ही निकाल देंगे। चलिए 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेज एम्फेसाइज ऑन, मतलब किस पर बेस्ड है? आपका है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिस एंड ड्रिल, लर्निंग फॉर एग्जाम्स, रूट लर्निंग। तो दोस्तों आपने अगर पढ़ लिया है NAP जो हमारी 2020 है, वो हमारे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करती है, तो ये इसका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सवेर चिंतन आत्मविमोह वाले छात्रों जो आयोजित सत्र की सामूहिक क्रियाकलापों को करने में कठिनाई का सामना कर रहा है की सहायता करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशी दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है? समावेशी आपको पता ही होगा शिक्षा जिसमें कि सभी बच्चे एक साथ मिलकर पढ़ते हैं, जैसे कि सामूहिक। चलो अब ऑप्शन देखते हैं। सामूहिक कार्य के दौरान उपयुक्त प्रत्यक्ष और लिखित सामग्री देना, सामान्य कक्षा में प्रतिकारी ट्यूटर की मदद लेना, ये भी हमारा गलत है, बिल्कुल गलत ऑप्शन लग रहे हैं। बच्चे को कम शोर वाले विश्रांत वातावरण में युग्यों में कार्य करने की अनुमति देना, नहीं। बच्चों को विशिष्ट स्कूल में भेजना, बच्चों को विशेष स्कूल में भेजना है, ये हमारा क्या है, एक अनुरूप नहीं है समावेशी शिक्षा के, क्योंकि समावेशी शिक्षा में क्या सभी बच्चे एक ही प्रकार के स्कूल में पढ़ते हैं, चाहे वो उनमें दृष्टि दोष हो या फिर वो प्रतिभाशाली हो, तो हमें सभी बच्चों को एक कक्षा में पढ़ाना है, यानी कि समावेश करना है बच्चों का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। क्या है? उस उदाहरण को चुनिए जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। आपको पता ही होगा 2 प्रकार की प्रेरणा होती है, आंतरिक और बाहरी, तो हमें आंतरिक प्रेरणा को दर्शाने वाला ऑप्शन चुनना है। देखते हैं क्या है। जैसे रोमा बहुत सी पुस्तक पढ़ रही है क्योंकि रीडिंग स्टार बोर्ड पर अपना नाम ऊपर लाकर वह अध्यापिका की प्रशंसा पाना चाहती है। ये इसका बिल्कुल गलत है। जो बच्चे के आंतरिक अंदर से आती है प्रेरणा, उसे आंतरिक प्रेरणा कहते हैं। तो वह
इसमें तो वह बाहरी स्रोत के लिए कर रही है, यानी कि टीचर की प्रशंसा के लिए, गलत है। रोशनी परीक्षा में अच्छे अंक के लिए परिश्रम कर रही है क्योंकि उसके माता पिता ने उसे 90% से ऊपर अंक लाने पर घड़ी दिलाने का वादा किया है, ये भी बिल्कुल नेगेटिव है। थर्ड देखते हैं, अपनी परियोजना कार्य के लिए रवि विभिन्न स्रोत तलाश रहा है क्योंकि नई जानकारी लेने में रुचि रखता है, बिल्कुल ही सही, ये बिल्कुल सही है और बच्चे ने भी सही लगाया, उसको 1 नंबर मिला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। According to the theory of Lawrence Kohlberg, at which level is moral thinking based on thinking initial perspective of the society? तो इसमें हमने जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है कि जो लॉरेंस कोलबर्ग हैं उनकी जो स्टेजेस दिए हैं उन्होंने, तो जो उसमें बच्चा है वो मोरल थिंकिंग बेस्ड ऑन द टेकिंग इनिशियल, मतलब कि स्टार्टिंग कर देता है कि सोसाइटी उसके बारे में क्या सोच रही है, सोसाइटी के बारे में सोचना। तो ये क्या है, इसका ऑप्शन 2 है। उनकी ये आप देख सकते हैं कि उनकी स्टेजेस दे रखी हैं, जैसे कि पोस्ट कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, लेट कन्वेंशनल और प्री कन्वेंशनल। तो इसमें कन्वेंशनल में बच्चा स्टार्ट कर देता है, सही आंसर कन्वेंशनल है। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं कि एक विशेष विषय में ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित तथा निरूपित करने के लिए आलेखीय साधनों का प्रयोग कहलाता है, क्या कहलाता है, संकल्पना मानचित्र। जैसे इसका पहले ही ऑप्शन ठीक है, संकल्पना मानचित्र, बाकी तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ठीक नहीं है, जैसे कि अग्रवर्ती, आयोजक, खंड, स्मृति सहायक, ये गलत ऑप्शन हैं। नेक्स्ट चलते हैं। आपको गलत ऑप्शन देखना भी बहुत ज़रूरी है कि आप आगे से निकाल सकें। अगर क्वेश्चन पेपर आपके सामने आ रहा है तो आप देख सकें कि गलत ऑप्शन क्या है, तो इसलिए आपको सही ऑप्शन नहीं देखना, सही ऑप्शन तो आपको देखना ही है मतलब, पर गलत ऑप्शन भी देखने हैं कि गलत ऑप्शन क्या क्या हैं। चलिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत से क्या अभिप्राय है, ये तो मुझे लगता है सभी बच्चे दे लेंगे आंसर। देखिए पहला ऑप्शन है समय समय पर बच्चों के स्मरण और प्रोत्साहन की योग्यता का मापन करना। और नेक्स्ट है हमारा अध्यापक के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों का साथ साथ मूल्यांकन करना एवं उनकी सहायता करना। तो ये हमारा सही था, इसका 2। और निश्चित अंतराल पर पूरे शैक्षणिक वर्ष में औपचारिक पेपर पेंसिल परीक्षा लेना, ये तो नहीं है बिल्कुल भी। अंकों, ग्रेड व अन्य प्रकार से छात्रों की उपलब्धियों की सतत तुलना करना, ये भी बिल्कुल गलत। तुलना तो हम करते ही नहीं हैं, एक अच्छा टीचर कभी तुलना नहीं करता, ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अगर आप पेपर देने जा रहे हैं सीटेट का, ये तो नेगेटिव हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम। द कंसेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट हैज़ बीन प्रपोज्ड, ये तो हर बच्चा बता देगा। देखिए लैब बाई कोर्स से हैं, इनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। अगर कभी भी आपका ZPD आता है, इस तरह का वर्ड सुनते हैं, तो आप तुरंत लैब बाई कोर्स के साथ जाइए। ये लैब बॉयगॉट्स के हैं जिन्होंने जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट की बात की है। चलिए बच्चे ने बिल्कुल सही दिया, उसको 1 नंबर मिल चुका है यहाँ पे। देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। इन आ प्राइमरी क्लासरूम द टीचर मस्ट डैश स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चन। क्वेश्चन को बच्चे जो क्वेश्चन पूछते हैं प्राइमरी क्लासरूम में, टीचर को क्या करना चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए, पनिश करना चाहिए, नेवर अलाउ करना चाहिए। ऑब्वियसली बच्चों को जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उन्हें इनकरेज करना चाहिए, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का क्वेश्चन कहाँ चला गया, आई थिंक कुछ डाउनलोडिंग में प्रॉब्लम हो गई है, तो 15 इस सिस्टम में ही प्रॉब्लम है कि डाउनलोड हुआ पर प्रिंट नहीं आया। 15 और 16 नंबर क्वेश्चन नहीं है, तो हम 17 से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, आप देख रहे होंगे कि कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में और कुछ क्वेश्चन हिंदी में हैं। ये इसलिए क्योंकि जो आप अगर एग्जामिनेशन हॉल में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप चाहें तो क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, पर उसमें क्या आपकी एक क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होगी। ऐसा नहीं कि आपने हिंदी चूज़ करा है उसके बाद तुरंत आपका इंग्लिश चूज़ हो जाएगा। तो इस बच्चे ने जिन क्वेश्चन का आंसर इंग्लिश में दिया है वो इंग्लिश में है, और जिसका इनने हिंदी में दिया है तो हिंदी में है। लगता है इस बच्चे को क्वेश्चन समझ में नहीं आए होंगे, तो इसने लैंग्वेज चेंज करके देखा है। और चलिए देखते हैं। Which of the following is a principle of inclusion? Acceptance of individual differences। ये समावेशी शिक्षा के बारे में पूछ रहा है कि समावेशी शिक्षा के लक्षण क्या है। तो इसमें देखिए क्या है कि जो एक्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हम जो विभिन्न व्यक्ति होते हैं उनके जो अलग अलग डिफरेंसेस हैं, विभिन्नता, उसे एक्सेप्ट करते हैं। ये आपको बिल्कुल सही आंसर है। एंड चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो होती जा रही है। और देखिए बच्चे ने सही दिया, उसको 1 नंबर मिला है। अब नेक्स्ट देखते हैं। गिविंग स्टूडेंट्स एक्सेस टू आ रेंज ऑफ सुटेबल मटेरियल एंड द स्कोप ऑफ सेल्फ डायरेक्ट देयर लर्निंग इज़ अ वे ऑफ प्रमोटिंग।
इसका क्या बच्चा मतलब कि क्या अपने आप से कैसे सीखता है। लर्निंग थ्रू इंस्ट्रक्शन, बच्चे को आप इंस्ट्रक्शन देंगे जब सीखेगा। और डिस्कवरी लर्निंग, खोज के सीखेगा। आप बिल्कुल ऑब्वियसली इसका आंसर लगा सकते हैं, खोज के सीखेगा। कॉम्पिटिटिव लर्निंग मतलब कि प्रतियोगिता से सीखेगा, नहीं। रोट लर्निंग, याद करके सीखेगा, बिल्कुल भी नहीं। रट्टाफिकेशन से नहीं सीखेगा, ऑब्वियसली डिस्कवरी लर्निंग से सीखेगा। बच्चे को हम प्रोत्साहित कर सकते हैं सीखने के लिए। 19 नंबर क्वेश्चन भी नहीं है, पता नहीं किस तरह के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हुए हैं। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंटल थ्योरी एडवोकेट्स दैट cognitive development proceeds symbolic language development in a child। तो अब ये है कि जो बच्चों में कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है उसमें जो सिम्बोलिक लैंग्वेज की बात करी है, किसने बात करी है, तो देखिए बाइगोस के सोशल कल्चर थ्योरी, बिल्कुल भी नहीं। उनकी सोशल कल्चर थ्योरी है, वो सिम्बोलिक लैंग्वेज के बारे में बात नहीं करते हैं। एरिक एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइको डेवलपमेंट, इसके बारे में भी नहीं। और बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी, बिल्कुल भी नहीं। पियाजे के बारे में, पियाजे जो है हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के जन्मदाता भी कहा जाते हैं, वो बात करते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का कौन सा प्रिंसिपल नहीं है। देखिए, डेवलपमेंट अकर्स इन सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, ये है हमारा। और डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम द टॉप डाउन एंड फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड्स, ये भी है हमारा। एंड डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द बोथ नेचर एंड नर्चर, बिल्कुल ये भी है हमारा। डेवलपमेंट अकर्स अलोंग अ सिंगल कोर्स एंड इज़ नॉट यूनी डायमेंशनल, बिल्कुल नहीं, ये हमारा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो हमारा डेवलपमेंट है वो डायमेंशनल होता है, ये नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 भी नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो है वो देख लेते हैं, बाकी मैं ट्राई करूँगी नेक्स्ट टाइम से आपके लिए क्वेश्चन पेपर जो लाऊँ वो मैं अच्छे से चेक करूँ कि उसमें हैं क्वेश्चन या सारे नहीं हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पे एक आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, भरना है जो आपको ठीक लगे। अकर्स विद इन द family when children first learn their individual identity occur language and development initial cognitive skills। कहाँ होता है, एक्टिव सोशलाइजेशन होता है, ये नहीं। सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है, लेटेंट सोशलाइजेशन होता है, प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक है, जो हमारा होता है प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है। नेक्स्ट आपको मैं क्या ही कराऊँ इसमें, तो मुझे भी ठीक नहीं लग रहा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस विल सपोर्ट क्रिएटिविटी इन आ क्लासरूम। क्रिएटिविटी को कौन कौन सी एक्टिविटी सपोर्ट करती हैं, देखते हैं एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ द इमेजिनेटिव आंसर, और एम्फेसिस ऑन द ब्रेनस्टॉर्मिंग, and emphasis on the convergent thinking, tolerance to dissent। अब इसमें क्या क्या हमारे ऑप्शन फर्स्ट ठीक है, ऑप्शन 2 भी ठीक है, और ऑप्शन 4 ठीक है। ये एम्फेसाइज ऑफ हमारा कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं, गलत है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, बस इसमें यही क्वेश्चन थे। क्वेश्चन भी 30 में से सिर्फ 15 ही होंगे आई थिंक। एंड अब मैं आपसे क्या बोलूँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, क्योंकि क्वेश्चन आधे तो नहीं थे। बाकी आप अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मैं ट्राई करूँगी, कल मैं आपके लिए अच्छी वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें पूरे क्वेश्चन हो। अब अभी तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।